बच्चे लोग यहाँ पर देखो जरा, पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी। ये चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड एक चैप्टर है और थोड़ा सा लेंथी है और इंटरेस्टिंग। नाउ बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग मेटलर्जी नहीं पढ़ना। मेटलर्जी के लिए कुछ बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसके बारे में पढ़ना। पहले एकदम शॉर्ट में रिव्यू देता हूँ मेटलर्जी क्या है, बाद में हम लोग जब सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है जहां पर आप जमीन में से मेटल को क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एक बार शॉर्ट में डेफिनेशन बता देता हूँ। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओर क्या है, मेटल क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक ऐसी जगह जहां पर आपका रिक्वायर्ड मेटल प्रेजेंट है, जैसे लोहा, आयरन जमीन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो भैया हम लोग को पता है कि जमीन जो है, अर्थ जो है, इसको बन के तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स हुए। कितने? 4.5 बिलियन ईयर्स। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम उसके अंदर जितने भी मेटल थे वो किसी ना किसी चीज से क्या कर चुके हैं, रिएक्ट कर चुके हैं। ये बात हम लोग को पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो किसी ना किसी से क्या करते हैं, रिएक्ट। मेटल ही नहीं, आप किसी भी एलिमेंट की ले लो एग्जांपल्स, एक्सेप्शन ग्रुप नंबर 18 हेलोजेंस, उसको निकाल दूं मैं तो बाकी कोई भी आप एलिमेंट ले, वो लोग क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से वो प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा कभी भी। ऐसा नहीं है कि आपने जमीन खोदी तो आपको आयरन की बार मिल रही, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब आयरन मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि भाई आयरन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन है ना, आयरन ऑक्साइड बन चुका है, उसके ऊपर जंग लग चुका है। अब मुझे आयरन चाहिए तो मुझे उसके ऊपर से ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसको हटाने का तरीका अलग होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि मेटल्स जो है या नॉन मेटल्स या मेटल्स, ये किसी ना किसी से क्या कर चुके, रिएक्ट कर चुके। और हम लोग को पढ़ना है उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। और सिंपल सी बात है, एक्सट्रैक्शन पढ़ने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो किसके साथ में रिएक्ट किया है या किसके साथ में रिएक्ट कर सकता है, तभी तो मैं उसके एक्सट्रैक्शंस की बात करूंगा ना। अरे भैया मैं आपको बोलता हूं आपको लड़ने गए तो आप पहला सवाल क्या पूछेंगे, किससे सर, है ना। मैं बोल रहा हूं मेटल एक्सट्रैक्ट करने का है, मेटल किसी ना किसी से रिएक्ट किया तो आप पूछेंगे ना सर किससे किससे रिएक्ट किया, ये तो पता चले पहले, तब हम लोग टेक्निक ढूंढेंगे कि कैसे उन दोनों को सेपरेट करना है। सिंपल सा लॉजिक है। पता चला आपने, हाँ हाँ सर मैं लड़ लूंगा, सामने क्या पता चला कौन आया, अंडरटेकर। सही बात है ना। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वो किससे किससे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज तो मुश्किल लग रहा है मुझे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी अगर टाइम मिला तो। ठीक है, अब इस बात को समझो बच्चे लोग। अपने बुक में एक सवाल पूछा है कि जब किसी चीज को ग्रुप में पढ़ना होता है, एट अ टाइम पढ़ना होता है, जब बहुत सारी चीजों को एक साथ पढ़ना होता है तो हम लोग एक टेक्निक का यूज करते हैं। किसी को पता है उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? पढ़ने की टेक्निक होती है, जब बहुत सारी चीजों को एट अ टाइम हम लोग को पढ़ना होता है, हम लोग उनको एक तरीके से स्टडी करते हैं, रट्टा मारते हैं। अरे वाह, एक आंसर आया सर, रट्टा मार के पढ़ते हैं, बहुत अच्छे। ऐसा आंसर कभी एग्जाम में मत बेवकूफो। हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आपको 118 एलिमेंट पढ़ना था तो हम लोगों ने क्या किए थे, उनको क्लासिफाई किए थे। आपको याद होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि डॉबर्नियर ट्रायड से पहले लोगों ने एलिमेंट को क्लासिफाई किए थे मेटल और नॉन मेटल के बेस पर। याद है आप लोग को? तो भैया हम लोग ने भी यहाँ पर एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में सेपरेट करना है, मेटल और नॉन मेटल, और इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। कौन सी प्रॉपर्टी? जो बाहरी तौर पर आप देखकर क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, तो मैं दोनों को डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में लिख रहा हूं। अभी मैंने बताया ना क्लासिफाई करने में पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बात नहीं है कि तुम लोग इससे पहले ये पढ़े नहीं हो, पढ़ चुके हो, बस फर्क इतना है कि आज के लेक्चर में हम लोग एक्सेप्शन पर ज्यादा ध्यान देंगे। किस पर ज्यादा ध्यान देंगे? एक्सेप्शंस पर। देखो मैं डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में टेबल बना देता हूं, सभी लोग ध्यान से देखो। इसको टेबल याद कर लो।
तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज दोनों की क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ध्यान से देखो, मेटल्स, आप लोग ने याद होगा बच्चों, हम लोग पढ़े थे कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ध्यान किस पर रखना है, एक्सेप्शन पर। मेटल्स आर जनरली हार्ड, कड़क होते हैं। एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, या फिर आप लिथियम भी लिख सकते। जब ना ग्रुप 1 वाले एलिमेंट होते हैं ना, ये लोग बड़े सॉफ्ट मेटल होते हैं। मेटल है बट कैसे है, इतने सॉफ्ट है कि आप इनको छुरी से कट कर सकते हैं। हाँ, सोडियम वगैरह जो होते हैं बड़े सॉफ्ट मेटल होते हैं, आप उसको छुरी से कट कर सकते हैं। समझ आ रहा है तो मेटल, बट ये लोग कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल की बात अगर मैं करूं तो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। एक्सेप्शन है डायमंड का। आपको अगर याद हो तो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, डायमंड नेचुरली हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। इससे ज्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस नेचर में मिलता नहीं। सेकंड, हम लोग ने पढ़े थे कि मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर एट रूम टेम्परेचर, मतलब ऐसे टेम्परेचर पर, अभी जो अपना रूम टेम्परेचर है, ऐसे टेम्परेचर पर आपको मेटल्स कौन से फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में। एक्सेप्शन है बच्चे लोग, मर्क्यूरी और गैलियम का। Hg बोले तो मर्क्यूरी, मरने नहीं बोला था, एलिमेंट है मर्क्यूरी, सुनिएंगे थर्मामीटर के अंदर जो रहता है। तो रूम टेम्परेचर पर वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में, ऐसी गैलियम याद करो, हम लोग को मेंडलीव ने बताया था 1 बिलो द एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम जिसको बोलते थे, बाद में आगे चल के उसका नाम हम लोगों ने गैलियम रख दिए थे। तो भैया ये दोनों है तो मेटल, बट ये आपको कौन से फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म। मेटल कैसे दिखते हैं, लोहा कैसा है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये सब कैसे है, मेटल है ना, सॉलिड फॉर्म। बट मर्क्यूरी और गैलियम ये भी मेटल है, बट ये आपको कौन से फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म। सेकंड, अगर बात की जाए नॉन मेटल की, नॉन मेटल आर जनरली इन सॉलिड और गैसियस स्टेट। या तो ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या तो कौन से स्टेट में मिलेंगे। एक्सेप्शन है बच्चों लोग ब्रोमीन का। एक्सेप्शन कौन है, ब्रोमीन। अगर आपको याद हो हेलोजेंस पढ़े थे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, बट ब्रोमीन कैसा है, लिक्विड फॉर्म। कैसा है तो नॉन मेटल, बट नॉन मेटल कैसे दिखते हैं, या तो सॉलिड या तो गैसियस। ये आपको कैसा मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में। बाकी कोई, मैंने फिर बोला कि ध्यान किस पे रखना है, एक्सेप्शन पे। एमसीक्यूज में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखें। तीसरा, हम लोग पढ़े थे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद है सभी को, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चे लोग, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था ग्रेफाइट के बारे में, याद है, पेंसिल की लीड के अंदर रहता है, मगर उसमें से करंट पास होता है, उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। दैट मींस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। है तो नॉन मेटल, बट उसमें से करंट पास हो सकता है। सिमिलरली हम लोग पढ़े थे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और हम लोग पढ़े थे नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। है कि नहीं बच्चा लोग। इसमें भी एक्सेप्शन है। डायमंड, डायमंड जो है बच्चे लोग, ये है तो नॉन मेटल, बट इसके अंदर से हीट पास होती है। एक बात को समझ लो,
जनरली हम लोग को लगता है कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, और जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। बट डायमंड के केस में ऐसा नहीं है। डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ, याद रखना। ठीक है, पांचवा हमने पढ़े थे मेटल हैव लस्टर, याद है आपको? इनके अंदर चमकने की प्रॉपर्टी होती है, शाइन करनी। मेटल्स हैव लस्टर, non-metals do not have lusters, non-metals do not have, इनके अंदर चमकने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। एक्सेप्शन है आयोडीन का। एक्सेप्शन किसका बच्चे? आयोडीन है तो नॉन मेटल, बट वो चमकता है, उसके अंदर शाइनिंग की प्रॉपर्टी है। जैसे मेटल्स कैसे शाइन करते हैं, वैसे ये भी क्या करता है? शाइन करता है। देन हम लोगों ने पढ़े थे मेटल्स हैव सोनोरिटी, याद है गर्ल्स? मेटल्स हैव, ये याद है आप लोगों को? आप लोगों ने पढ़े थे कि भैया दो मेटल को जब टकराते हैं तो उनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरिटी बोलते हैं। नॉन मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव सोनोरिटी, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव सोनोरिटी, सही बात है। देन हम लोग ने पढ़े थे मेटल्स हैव मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स हैव मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मतलब उनको ठोक पीट के आप वायर में या फिर शीट में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। शीट में या फिर वायर में आप क्या कर सकते हो? उनको कन्वर्ट कर सकते हो। बट ये चीज आपको नॉन मेटल में मिलने वाली, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव ला 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 ला। ठीक है भैया, नॉन मेटल्स के बाद डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी नहीं होती है। उनके अंदर आप उनको अगर ठोकोगे तो वो टूट जाएगा। कार्बन आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो चूरा चूरा हो जाएगा ना। वो लोग ब्रिटल होते हैं बच्चे। कैसे होते हैं? ब्रिटल किसको बोलते हैं? कड़क है कैसे वो लोग? ऐसा नहीं कि लोड बियर नहीं कर सकते, बियर करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि जब उसके ऊपर ज्यादा लोड बढ़ेगा तो वो चपटा होने लगेगा। नहीं, जैसे लोहा है, अगर उसके ऊपर लोड बढ़ने लगे तो वो चपटा हो जाएगा। बट कार्बन के साथ ऐसा होगा क्या? नहीं सर, लोड पड़ेगा, एक पॉइंट आएगा, वो टूट जाएगा। उसको बोलते हैं ब्रिटल। उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल। लोहा है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये लोग डक्टाइल है, मेलिएबल है। कॉपर को देखो आपने वायर में कन्वर्ट किए, पूरे घर में वायर बनाए कॉपर का हम लोग ने। क्यों बनाए? क्योंकि उसके अंदर मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। आप बोलेंगे सर ये किसी अंदर ग्रेफाइट के अंदर नहीं है क्या? नहीं, ग्रेफाइट पेंसिल की लीड है, अगर आप ध्यान से देखो भैया, उसको अगर मैं खींचूं टूट जाएगा ना, या उसको दबा दूं तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसके अंदर मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं। अरे समझा कि नहीं भैया? पक्का। गोल्ड जो है ना बच्चे लोग, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेलिएबल पावर होता है। समझ में आ रहा है? उसको आप 1 ग्राम सोने को 4.6 किलोमीटर वायर में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। 1 ग्राम या 10 ग्राम, एक्चुअली मुझे याद नहीं फिगर अभी, बट आप सोचो कितना कम ग्राम है, उसको हम लोग कितने लंबे वायर में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको शायद जाननी हैरानी हो, गोल्ड के अंदर एज कंपेयर टू कॉपर वायर रेजिस्टेंस भी क्या है? कम है। तो अगर आप अपने घर में कॉपर की वायरिंग करोगे, रेजिस्टेंस कम है, तो लॉसेस भी क्या होंगे? तो बिल भी क्या आएगा? कम आएगा, है कि नहीं? तो अगली बार से घर में किसकी वायरिंग करवाएंगे? गोल्ड। बट मसला ये है कि फिर सब बचेगा ही नहीं। जब मेरे को पैसे की कमी होगी, एक आध वायर खींच के निकाल के चल दूंगा मैं तो। अब वो बोलेंगे अरे वाह वाला वायर कहाँ गया? क्या मालूम, लाइट पता नहीं क्यों नहीं जल रही, मेरे को तो पता ही नहीं है ना। इसीलिए कॉपर गोल्ड की वायरिंग नहीं करवाते। हालांकि गोल्ड की वायरिंग करवाने से बिल क्या आएगी? बट सर जब गोल्ड की वायरिंग करवाएंगे हम लोग, तो जो पहली बार में इन्वेस्टमेंट लगेगा वही जान ले लेगा हम लोग का। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किए थे, मेटलर्जी, और मैंने वहां आपको एक्सप्लेन किया था कि मेटलर्जी को पढ़ने के लिए मतलब मेटलर्जी का मतलब क्या था? मेटल का एक्सट्रैक्शन। गर्ल्स आवाज निकलो। मेटलर्जी में बेसिकली हम लोगों को क्या करना था? मेटल के एक्सट्रैक्शंस के बारे में। और हम लोगों ने पढ़े थे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि वो मेटल कौन कौन सी चीजों से रिएक्ट कर सकता है या किस किस चीजों से रिएक्ट करता है, तभी तो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे।
इसीलिए हम लोगों ने मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हम लोगों ने सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को डिस्कस किया। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं किए थे मेरे ख्याल से, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। 9 केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो सभी लोग एकदम ध्यान से इत्मीनान से यहाँ पर देखिए, वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। पहला रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन ऑफ, ये बात चल रही है केमिकल प्रॉपर्टीज की। जाहिर सी बात है केमिकल प्रॉपर्टीज है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे। पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखूं, कभी भी आप किसी भी मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो बच्चे लोग, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल है जब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो अगर आपके पास सोडियम है, आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो बच्चे लोग, तो वो आपको सोडियम ऑक्साइड देगा। क्या देगा? बैलेंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि बैलेंसिंग आप लोगों को मैंने चैप्टर 3 में सिखाया, ठीक है। मेरा काम है बस रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। हम लोगों ने सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बना? सोडियम ऑक्साइड बना। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम ले लूं ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। अब सवाल ये आता है कि इस बात को आपको समझना है कि हर मेटल अलग तरीके से रिएक्ट करता है, कोई जल्दी रिएक्ट करता है और कोई स्लो रिएक्ट करता है। सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाला मेटल। आप सोडियम को बस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आए तो वो खुद ब खुद क्या कर लेगा? आग पकड़ लेगा। कंबशन रिएक्शन है ना, ऑक्सीजन दी इसलिए आग जलाने के लिए, तो सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि फौरन क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। बट उसी कंपेयर में मैग्नीशियम ले लो या आयरन ले लो, ये लोग जल्दी रिएक्ट, ये लोग स्लो रिएक्ट। बोलने का मतलब ये कि कुछ रिएक्शन बड़े फास्ट होंगे और कुछ रिएक्शन स्लो। इसी में एक क्वेश्चन आता है, गिव साइंटिफिक रीजन में, एक्सप्लेन व्हाई सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम को केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? तो सिंपल सा रीजन है, सोडियम को केरोसिन में इसलिए स्टोर करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ सके। अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो आग पकड़ लेगा, इसीलिए इसको किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन। याद होगा ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया था मैंने, जहां पर मैंने 4 केमिकल्स के रिएक्शन बनाए, 4 अलग अलग मेटल्स के। देखे हो आप लोग ने कौन कैसे रिएक्ट करता है? उसके रिएक्शंस को अगर जाकर वापस से देखो तो उसमें आपको पता चलेगा सोडियम को हम लोग यूं ही स्टोर नहीं करते, ऐसे रख देंगे तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उससे वो क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा, इसलिए इसको स्टोर करके रख रहे केरोसिन। क्लियर है बच्चों? पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, सर विथ वाटर। किसके साथ में बच्चों? देखो कभी भी आप जब किसी मेटल को वाटर से रिएक्ट करवाते हो बच्चों, मेटल को किससे रिएक्ट करवाएंगे हम लोग? तो करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल, ठीक है। यह देखो बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो दूसरा अगर कोई आप केमिकल लेते हैं तो बड़ा स्लो रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप कॉपर वगैरह ले लो तो कॉपर वगैरह तो पानी से रिएक्ट ही नहीं करते, वो लोग भाप से रिएक्ट करते। किससे? मतलब बेसिकली आपको टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा लेकर जाना पड़ेगा, जब वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में, तब जाकर वो लोग पानी से रिएक्ट करेंगे, वरना पानी से रिएक्ट करने वाले। तो अगर कॉपर में यूं ही पानी में डाल के रखो तो वो रिएक्ट करने वाला, बट सोडियम उसकी जगह डाल दो तो फौरन रिएक्ट करे। अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, कोई जल्दी रिएक्ट करता है और कोई स्लो रिएक्ट करता है। अच्छा ये तो बात हो गई। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, गिव साइंटिफिक रीजन व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, जब कैल्शियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के ऊपर क्या हो जाती है? जम जाती है, कैल्शियम के ऊपर जमा हो जाती है। अब गैस हल्की होती है, गैस कहाँ है? ऊपर, तो कैल्शियम भी कहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम क्या करता है? फ्लोट करता है।
अरे जैसे इस बच्चे को 20-25 बलून से बांध दो, हीलियम वाले बलून से, और छोड़ दो तो ये भी ऊपर जाएगा ना? क्यों? बलून वाली जो गैस है वो हल्की है, इसीलिए वो भी क्या हो जाएगा, गैस के साथ में ऊपर चले जाएगा। क्लियर? तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। देखो कभी भी किसी भी मेटल को जब आप एसिड से रिएक्ट करते हो तो वो बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है बच्चों? whenever metal react with acid it will form salt and hydrogen gas। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सोडियम को रिएक्ट करवा रहे हो HCl से, क्या बनाएगा बच्चे लोग? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है? कोई भी मेटल को जब आप एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अपने बुक में ना एक स्पेसिफिक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड। अब इसको जरा समझ लो, अगर मान लो कि अपने पास कॉपर है बच्चे लोग, ठीक है, और आप उसको रिएक्ट करवा रहे हो किससे? नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट। क्या बनाता है बच्चे लोग? साथ ही साथ कॉपर नाइट्रेट इज नथिंग बट अ सॉल्ट। कॉपर नाइट्रेट क्या है? सॉल्ट। और साथ ही साथ क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, ठीक है, और NO2 N2O, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों में से कुछ भी बना सकता है। अपने बुक में NO2 मेंशन किया तो मैंने भी क्या लिखा हो? NO2। NO भी होता है, NO भी हो सकता है, N2O भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉपर्टीज वो कुछ भी बना सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस हम लोग बोलते हैं, तो गैस रिलीज होती है जिससे हम लोग हंसते हैं। तो ये रिएक्शन हमें बताने का था। क्यों बताने का? देखो अगर आपने ऊपर नोटिस किया तो मैंने बोला कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बने, बट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, सॉल्ट तो बना मगर वाटर बना है बच्चा। क्या बना है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये स्पेसिफिकली अलग से मेंशन किया बुक में, इसीलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। ये एक्चुअली स्पेसिफिकली मेंशन करने का एक और रीजन है। रीजन ये है कि उसको एक कंपाउंड के बारे में बताना था जिसका नाम है एक्वा रेजिया। क्या नाम है बच्चे लोग? जो HCl और HNO3 को मिला के बनता है 3:1 के प्रोपोर्शन, 3 टाइम HCl और 1 टाइम HNO3, इन दोनों को मिला के बनता है। हाईली कोरोसिव और हाईली फ्यूमिंग केमिकल होता है, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है और बहुत ज्यादा फ्यूमिंग, धुआं निकलता है जिसमें से फ्यूम्स निकलते हैं। और ये एक ऐसा केमिकल है बच्चे लोग जिसके अंदर नोबल एलिमेंट भी डिसॉल्व हो सकते हैं। नोबल एलिमेंट गोल्ड, सिल्वर की जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, जल्दी किसी से रिएक्ट, बट अगर आप देखो तो इसके अंदर ये जो एक्वा रेजिया बनेगा इन दोनों को मिलाकर, उसके अंदर आप गोल्ड और सिल्वर को भी क्या कर सकते हो? डिसॉल्व करा सकते हो। अरे समझा कि नहीं भैया? ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? एक्वा रेजिया समझ में आ गया ना? ऐसा केमिकल जिसमें गोल्ड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व करा सकते। ठीक है भैया। चौथा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। हालांकि ये वाला पहले भी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, बट अभी कुछ दूसरे नाम से पढ़ाई। याद करो ये रिएक्शन मैंने बताया था, पहले जनरल फॉर्म में लिख देता हूं, मेटल A प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल B। यहां पर क्या हो जाएगा? सॉल्ट ऑफ मेटल A प्लस मेटल B। साफ साफ दिख रहा है, मेटल B की जगह कौन आ गया? मेटल A आ गया। ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम दिया था चैप्टर 3 में, याद आया? रिएक्शन लिख रहा देखो, कॉपर सल्फेट को अगर आप आयरन से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस एक सॉल्ट का मेटल था, सॉरी एक मेटल का सॉल्ट था, उसको हमने दूसरे मेटल से रिएक्ट किया
ये रिएक्टर, ये जो मेटल था ये हाईली रिएक्टिव था, उसने कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चा क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज। उससे आपको पता चलता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव। समझ में आ रहा है? तो उस सीरीज से आप, जैसे बच्चे सवाल पूछते हैं सर मुझे कैसे हर बार पता चलेगा कि ये रिएक्शन जो होगा यही इसको डिस्प्लेस करेगा। अगर आप उल्टा लिख देते, जैसे मैं आयरन सल्फेट प्लस कॉपर लिखता तो कॉपर आयरन को थोड़ी डिस्प्लेस कर पाएगा। कॉपर लेस रिएक्टिव है ना आयरन से, तो आयरन को रिप्लेस, बट उसी की जगह मैं आयरन सल्फेट के साथ में सोडियम लिख दूं तो सर सोडियम आयरन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, क्योंकि सोडियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव? इसी के लिए अपने बुक के अंदर हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ। क्या दिया बच्चे लोग? कैसे बताओ बेटा? ये देखो, ये जो सीरीज है ना बच्चे लोग, ये वाली सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। दिख रहा है यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम लिस्ट किया हुआ, सारे मेटल्स हैं। उसमें सबसे टॉप पर कौन है? पोटेशियम। टॉप पर कौन है बच्चा लोग? पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम नहीं दिया है, दिया है ना, लिथियम, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, देन टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये ना, इसमें सबसे लास्ट में कौन है? गोल्ड है। सबसे लास्ट में गोल्ड है बच्चा लोग। मतलब गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्ट, सबसे कम रिएक्ट करने वाला कौन है? इसीलिए आप देखो गोल्ड जल्दी किसी से रिएक्ट किया हो हम लोगों को मिलता नहीं। गोल्ड जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो सिर्फ मट्टी में प्रेजेंट होता है, मट्टी साफ कर दो गोल्ड मिल गया बस। बट इसीलिए अगर आप ये सारे मेटल्स को देखो, मट्टी साफ करने से सिर्फ आपको पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम मिलने वाले नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए भैया हम लोग को वो जिससे रिएक्ट किए उनसे सेपरेट करवाना पड़ता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इसको याद करने का एक निमोनिक्स है, जिसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? कवर्ड हो जाते हैं। कुछ रह जाते हैं बट मैक्सिमम क्या हो जाते हैं? कवर्ड हो जाते हैं। क्या है उसको लिख देता हूं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग Please stop calling me a cute zebra. Cute zebra. आयरन फिर जिंक है कि जिंक आयरन? लेकिन बोलो जिंक। इधर का उल्टा लिख दो, जिंक। ज़ेब्रा, ठीक है। I like her calling a smart goat. ठीक है, कुछ एलिमेंट देखो कवर्ड है। प्लीज में पी आ रहा है, पोटेशियम, स्टॉप में एस आ रहा है, सोडियम। लिथियम के लिए कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। सी कैल्शियम, एम मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम। ये सी जो होता है ना वो कार्बन के लिए होता है बेसिकली में। चलो बट हम लोग को पता है कि ये तो मेटल की सीरीज है तो इसमें कार्बन आने वाला नहीं है। Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, टिन के लिए कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्पेस है। L फॉर लेड, ये हर स्टेटमेंट बनाने के लिए था। C फॉर कॉपर, ठीक है। ये भी A जो स्टेटमेंट बनाने के लिए, मर्क्यूरी की कोई स्पेस नहीं। S फॉर सिल्वर, G फॉर गोल्ड। क्या समझा कि नहीं? प्लीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये तो कार्बन के लिए था। जिंक, आयरन, लेड, ये Ca फॉर कॉपर और सिल्वर, गोल्ड। आज समझा कि नहीं भैया? मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाते हैं इसमें से? कवर्ड हो जाते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो? रिएक्टिविटी सीरीज याद रख सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग अ स्मार्ट
गुड, समझा? क्लियर? रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो ये अगर आप किसी मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट करवाने वाले हो, जैसे सोडियम को अगर आप क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा। क्या बनेगा? समझा? मेटल को किससे रिएक्ट करवा दिए? नॉन मेटल। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की तो उसमें भी सारे किसके रिएक्शन पढ़ रहे थे? मेटल से। किसके पढ़ रहे थे? अब बात करते हैं नॉन मेटल की रिएक्शन। किसकी बात करते हैं बच्चों? तो ये रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है? उसमें भी पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। देखो नॉन मेटल में ना जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। जनरलाइजेशन बोले तो ये जब लोग जनरल रिएक्शन लिखते आ रहे थे सब में ना, ऐसा रिएक्शन वहां पर पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पर हम लोग जनरल रिएक्शन नहीं लिखना। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, कार्बन एक नॉन मेटल है, अगर आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और इनकम्प्लीट बन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अरे हाँ है ना? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना बच्चों, इसका नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है? और ये होता है न्यूट्रल। ये क्या होता है? अब आप बोलेंगे सर नेचर क्यों बता रहे हो? 9th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन पूछा था, चैप्टर नंबर 13 कार्बन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वहां पर उसने पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है बच्चों, उसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है? उसका आंसर क्या है? पीएच पेपर से लेकर अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल सॉरी नॉन मेटल विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड। तो पहले तो याद रखो कि नॉन मेटल जो होते हैं ना वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट सिर्फ कौन करता है? या एसिड भी नहीं दिया, डाइल्यूट एसिड दिया बुक में, तो हम लोग डाइल्यूट एसिड ही लिखते हैं। डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर वाटर मिलाया हो, ठीक है? तो नॉन मेटल जल्दी एसिड से रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन सिर्फ कौन करते हैं? हैलोजेंस। कौन करते हैं बच्चों को? हैलोजन। तो एक हैलोजन ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन ले लिया हमने। अगर आप क्लोरीन को डाइल्यूट एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HBr वीक एसिड है, डाइल्यूट। तो अगर ये करवाते हो तो इस ब्रोमीन की जगह पर कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। और ब्रोमीन क्या आ जाएगा? अलग हो जाएगा। मतलब क्लोरीन ने ब्रोमीन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। याद रखना नॉन मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन सिर्फ कौन है? हैलोजन। हैलोजन रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए मैंने हैलोजन को एसिड से रिएक्ट करवाया। तो Br की जगह कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। याद रखना, जैसे हम लोगों ने अभी रिएक्टिविटी सीरीज मेटल के लिए पढ़े ना, तो ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज हैलोजेंस की भी होती है। बुक में दिया नहीं है बट आपको बता दूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। ठीक है? मतलब अगर यहां पर मैं फ्लोरीन लगा दूं और यहां पर क्लोरीन लगा दूं तो फ्लोरीन क्लोरीन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। बट अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, यहां पर फ्लोरीन है और यहां पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस करने वाला नहीं। तीसरा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। तो यह मान लो कि नॉन मेटल को वाटर से रिएक्ट करा, तो फिर वही गेम, नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करते। एक्सेप्शंस हैलोजेंस। एक्सेप्शन कौन है बच्चों? तो यहाँ पर हैलोजन लेते हैं और पानी ले लेते हैं, इनको रिएक्ट करवाते हैं, तो ये बनाते हैं HCl प्लस HOCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड। ठीक? एंड द लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। देखो जैसे मैंने ऊपर वाले इन दो रिएक्शंस में आपको बताया बच्चों कि नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन कौन था? हैलोजन का, कि हैलोजन ही रिएक्ट करते हैं। बट अगर आप जब बात करते हैं नॉन मेटल को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना है, तो नॉन मेटल हाइड्रोजन से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर ही क्या करते हैं?
रिएक्ट करते, वरना वो लोग उससे रिएक्ट, कोई भी नॉन मेटल को अगर आपको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना है तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो भैया मान लो कि अपने पास नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन क्या बचा लो, इसको अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाओ तो ये बनाएगा अमोनिया। क्या बनाएगा? अमोनिया। याद है ना? NH3 को क्या बोलते हम लोग? अरे बताया था ना, 20-25 लोग एक साथ टॉयलेट में चले जाते हैं, पानी भी नहीं डालते हैं, तो जो स्मेल आती है वो किसकी आती है? अमोनिया की आती है। किसकी आती है? सोना अमोनिया नहीं ना? ठीक है, लिख लो, देखो जल्दी से, ये सारे रिएक्शन लिख लो। तो यहाँ पर रिएक्शन पार्ट हो गया कंप्लीट। अब जरा थ्योरी पार्ट वापस से चलो। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना बच्चों वो है आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आयोनिक कंपाउंड। व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़े हैं कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और हमने पढ़े थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है और उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है उसको हम लोग बोलते थे अनायन, या आम भाषा में हम लोग इनको आयंस बोलते हैं। जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे एक फोर्स की वजह से, उस फोर्स को बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये लोग दोनों एक कंपाउंड को फॉर्म करते थे, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाती थी, और उस बॉन्ड का हम लोगों ने नाम रखे थे आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम रखे थे बच्चों? और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स को हम लोग बोलते थे आयोनिक कंपाउंड। याद है आप लोग को? ये जो बॉन्ड फॉर्म होती है बच्चे लोग, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड है। पहली चीज कि उस आयन के ऊपर कितने चार्ज है, जैसे सोडियम में तो 1 प्लस चार्ज होगा, कैल्शियम में तो 2 प्लस चार्ज होगा, आयरन में तो 3 प्लस चार्ज भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर कितने प्लस चार्ज है, जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स होगा। दूसरा, उसके आयंस का साइज के लिए, जाहिर सी बात है बड़ा साइज रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कम साइज रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? कम होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जो आयनिक बॉन्ड है या जो आयोनिक कंपाउंड है उनकी स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड करती है, उनके ऊपर कितने चार्ज है और उनका साइज है। याद रखना, जनरली जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं बच्चे लोग, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो लोग हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं। आपको याद होगा 9th में पढ़े थे, वो लोग का एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। कुछ चीजें होती है जो एमॉर्फस होती है, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मगर ये लोग क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, हार्ड होते हैं, इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट पर जाकर ही ये लोग क्या होंगे? मेल्ट होंगे। हम लोग ने पढ़े थे कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते। जैसे NaCl आयोनिक कंपाउंड है, आप NaCl में से अगर करंट पास करने की कोशिश करोगे तो वो करंट पास करने वाला नहीं, बट अगर आप उसी NaCl को पानी में डिसोसिएट कर दो, डिसॉल्व कर दो, तो Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, और फिर अगर आप उसमें से करंट को पास करते हो तो उसके अंदर से करंट क्या होगा बच्चों? पास होगा। उसके अंदर से करंट क्या होगा? करंट को पास करने के लिए चार्ज चाहिए ना, करंट को पास करने के लिए क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। और NaCl जब है तो चार्ज, बट अगर उसी को पानी में डिसॉल्व कर दो तो Na+ है और Cl मतलब चार्ज है। तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करते, मगर डिसॉल्व फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। 3 यूरिन, यूरिन में से क्यों करंट पास होता है? यूरिन में नमक है, यूरिन में क्या चलो, और नमक अगर पानी में तो वो डिसॉल्व फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में मतलब आयंस है, और आयन से तो करंट पास होगा कि हाँ या ना भाई? अब एक सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए कि सर हम लोग तो बात कर रहे थे मेटलर्जी की, फिर हम लोग सडनली ये आयोनिक कंपाउंड को क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग आयोनिक कंपाउंड को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग को ये बात पता है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चे लोग, अगर आप उसको डिसॉल्व फॉर्म में लेकर आ जाओ तो उसके अंदर से करंट पास होता है, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आसानी से जिसके साथ में रिएक्ट किए उसका साथ छोड़ते नहीं है, तो एक आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि उसको क्या दिया जाए? करंट। क्या दिया जाए बच्चे लोग? करंट। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। कौन? आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है यहां तक? These are the properties of metals and non-metals.
जो हम लोग को पता होनी चाहिए किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले। अब बात करते हैं किसकी, मेटलर्जी। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जरा समझा कि नहीं? ठीक है, चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टार्ट तो था बट मेन क्रक्स जो था वो यहां से स्टार्ट है। देखो, नो व्हाट इज मेटलर्जी? अगर मैं डिफाइन करूं तो मेटलर्जी साइंस की वो ब्रांच है जहां पर हम लोग मेटल के एक्सट्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं वाया प्रॉफिटेबल एंड कन्वीनियंट। हम लोग क्या करने वाले हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, बट जो मेथड से आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब आसान होना चाहिए और प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या होगा? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मेटलर्जी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the extraction of metal from its ore via profitable and convenient method. पढ़ अब इसमें एक टर्म मैंने बोला और, बच्चे पूछते कि सर और क्या होता है, तो तीन टर्म डिफाइन करो, ध्यान से सुनो। एक होता है मिनरल, एक होता है और एक होता है गैंगियम। अब इन तीनों को समझ लो। मिनरल किसको बोलते हैं? मिनरल उसको बोलेंगे जिसमें आपके एलिमेंट्स अवेलेबल है, आपके मेटल्स अवेलेबल है। और किसको बोलते हैं? वो मिनरल जिसमें से मैं अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा? और बोलूंगा। इन दोनों में डिस्टिंग्विश समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर जो रोड पर मिट्टी है, आयरन उसके अंदर भी है, और माइंस में से जो मिट्टी निकालते हैं हम लोग उसमें भी आयरन है। बट ये बात आपको पता है कि सर अगर मैं रोड की मिट्टी में से आयरन निकालने जाऊं तो आयरन मिलेगा बहुत कम और खर्चा बहुत, बट उसी की कंपेयर में अगर मैं माइन से निकालूं तो ज्यादा मिलेगा। तो ये दोनों ही मेरे लिए ओर्स हैं, सॉरी ये दोनों ही मेरे लिए मिनरल्स हैं। क्या चलो, क्योंकि दोनों में आयरन प्रेजेंट है। बट क्या मैं दोनों में से आयरन निकाल सकता हूं? नहीं सर, किससे निकाल सकते हैं? माइन वाली। तो माइन मेरे लिए क्या है? और। माइन मेरे लिए क्या है? हर वो चीज जिसमें आपका मेटल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिनरल। इसी एग्जांपल दिए। बट आप जिसमें से अपने मेटल को निकालने वाले उसको मैं क्या बोलूंगा? और। अब देखो, जब आप मेटल को निकालोगे तो मेटल के साथ में मट्टी वट्टी भी है, इंप्योरिटीज भी होगी, तो वो इंप्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंगियम। क्या बोलते हैं उसको? कुछ लोग गैंग भी बोलते हैं, GANGUE। स्पेलिंग क्या है? GANGUE। क्लियर है? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? डेफिनेशन समझ में आ गई? देखो, जब भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चों, तो सबसे पहला काम जो होता है उसके अंदर वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोर्स। क्या होता है? What do you mean by concentration? Concentration basically क्या करते हैं हम लोग, मेटल में मट्टी वट्टी लगी है ना, मट्टी वट्टी को क्या करते हैं? साफ करते हैं। अब मट्टी साफ करने के अपने पास 3-4 मेथड दिए अपने बुक में। सबसे पहला मेथड जो है वो ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड। क्या बच्चे लोग? ग्रेविटेशन सेपरेशन। ध्यान से देखिए, मतलब ग्रेविटी की मदद से हम लोग चीजों को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। इसके अंदर दो टेक्निक है। पहला विल्फले टेबल है। पहला क्या बच्चों? विल्फले टेबल मेथड क्या होता है? पहले इसका डायग्राम देख लो, उसके बाद समझना। ये दिख रहा है, ये टेबल है, ठीक है। उसके ऊपर देखो स्लिट्स लगी हुई, वुडन स्लिट्स होती है, उसके अंदर पोर्स बने हुए। ऊपर से देखो उसने कुछ स्लैंट ट्रे रखा है, और बाजू में भी एक ट्रे दिख रहा है सबको। अब इसकी वर्किंग समझो, बड़ा आसान होता है इसमें। होता क्या है बच्चों कि टेबल है, ये टेबल ना कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता है। कंटिन्यूअसली क्या करता है? हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर से 3 ट्रे दिख रही थी, उन तीनों ट्रे से हम लोग पाउडर और रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? पाउडर। साथ ही साथ पानी को भी रिलीज करते हैं। मट्टी और पानी क्या होते हैं? आगे आते हैं। अब टेबल कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? मेटल हैवी है और मट्टी और पानी क्या है? हल्के। तो पानी क्या करता है? मट्टी को बहा के अलग करता है। मेटल हैवी है तो वो क्या होता है? अलग होता है। तो देखो, चावल को छानते हैं सूप से, जब उसको उड़ाते हैं हम लोग, तो जो उसके अंदर से हस्क वगैरह रहता है, जो छिलका वगैरह, वो आगे चले जाता है, और जो हैवी पार्टिकल है वो यहाँ पर भी सेम काम होता है। मट्टी और पानी हल्का है तो वो आगे बह के चले जाएगा। मेटल वजन है तो वो जो स्लिट्स के अंदर पोर्स बने उसमें मेटल क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं धीरे धीरे। अब पानी धीरे धीरे बह के देखो, साइड वाली जो ट्रे है ना, मट्टी और पानी धीरे धीरे बहते हुए कहां चले जाते हैं? उस ट्रे में। मट्टी सेपरेट हो गई, आपका मेटल सेपरेट हो गया। सर वजन के बिना पर सेपरेट किया, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड। सिमिलरली एक मेथड आता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन। क्या बोलते हैं चलो?
हाइड्रोलिक का मतलब वाटर, मतलब हम पानी की मदद से क्या करने वाले, सेपरेट करने वाले। क्या करते हैं इसमें, इसमें भी एक ऐसा कंटेनर रहेगा, यहाँ पर नोजल से ना हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों, रिलीज होता है। और यहाँ पर ऊपर हम लोग हॉपर से क्या करते हैं, पाउडर और रिलीज करते हैं। ऊपर से मट्टी और मेटल गिर रहा है, ठीक है, नीचे से हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर जा रहा है, और वाटर पानी को क्या करेगा, अरे सॉरी, वाटर जो मेटल को क्या करेगा, हीट करेगा। आप देखो वो बाइक वॉश करवाते हैं, क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर लेते हैं, बाइक के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, मारते हैं, मट्टी साफ हो जाती है, बाइक भी साफ हो जाती है, बाइक की मिल जाती है। यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है, मेटल ऊपर से गिरा, उसके ऊपर मट्टी लगी, जब मट्टी हीट करेगा तो मट्टी क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। मेटल हैवी है, कहाँ सेटल होगा, नीचे। हम लोग धीरे धीरे यहाँ से मेटल को क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मट्टी और पानी गंदे हैं, वो लोग पानी में मिक्स हो जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ से देखो गंदा पानी जो है वो यहाँ से क्या होता रहता है, नीचे गिरते रहता है। मेटल हैवी है तो वो नीचे जमा हो जाते हैं, यहाँ से अपने मेटल को कलेक्ट कर लेते हैं। पानी अलग, मट्टी अलग, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत, इजी मेथड है। तीसरा मेथड बोलो या दूसरा मेथड बोलता हूँ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या मतलब, चलो नाम में ही आंसर है, मतलब वो एलिमेंट जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, हम लोग उसको किससे सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से, जैसे आयरन वगैरह। तो भैया इसमें क्या होता है, चलो रोलर होते हैं, उसके ऊपर कन्वेयर होते हैं, ऐसे ये वाला मैग्नेटिक रोलर होता है। कैसा होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पाउडर और रिलीज करवाते हैं। पाउडर और क्या करते हैं, अब और इधर आएगा, लेट्स से इसके अंदर आयरन है और सिलिका। सिलिका मतलब SiO2, मट्टी वट्टी भी है और आयरन भी। अब हम लोग को पता है कि ये मैग्नेट का बना है, तो यहाँ जब आयरन आएगा तो आयरन चिपक जाएगा। अरे हाँ है ना बच्चे, मट्टी चिपकने वाली, तो जैसी मट्टी आएगी यहाँ पर मट्टी गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ नीचे कौन कलेक्ट हो जाएगा, मट्टी। बट आयरन तो चिपका रहेगा। आयरन चिपक के कहां तक क्या आएगा, जहां तक कि उसकी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज है। जहां उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होती है हम लोग वहां पर एक और बकेट रख देते हैं, वहां पर कौन कलेक्ट होता है, आयरन। मट्टी अलग, आयरन, इजी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। चौथा मेथड आता है, चौथा बोलो या तीसरा बोलो, क्योंकि वहां पर दो हो गए थे, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटेशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, फ्लोटेशन मेथड। अब ये क्या है, ध्यान से देखो, फ्लोटेशन मेथड क्या होता है बच्चों, कि हम लोग का ये सल्फाइड कोर्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, सल्फाइड, जैसे जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड ओर्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, इसमें कौन सी खास बात है। तो सल्फाइड के जो ओर्स होते हैं ना वो पानी में मिलते नहीं। ऐसा देखो कुछ पत्ते के ऊपर पानी डालो तो बह के चले जाते हैं, पत्ता गीला नहीं होता। वैसे सल्फाइड के ओर्स होते हैं, वो पानी से डरते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक। पानी से क्या करते हैं वो लोग, पानी में मिक्स, मगर ऑयल में मिक्स होते हैं। किसमें मिक्स होते हैं, हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा टैंक लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर ऑयल और वाटर का पूरा मिक्सचर बना। क्या बच्चे लोग, इसके अंदर ऑयल प्लस वाटर। ऑयल कोई भी ले सकते हैं, पाइन ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, कोई भी ऑयल है। इसके अंदर एक एजिटेटर होता है, एजिटेटर बोले तो रोटेटर, जो घूमेगा और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर से पाउडर और रिलीज करते हैं। पाउडर और रिलीज कर रहे हैं मतलब सल्फाइड के ओर से रिलीज कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें मट्टी वट्टी भी होगी। अब मट्टी तो पानी लविंग है, दे आर हाइड्रोफिलिक। मट्टी पानी में मिक्स होती है, वो हाइड्रोफिलिक है। तो मट्टी किसमें मिक्स होगी, पानी में। सल्फाइड के ओर्स पानी में मिलने वाले, वो तो हाइड्रोफोबिक है। वो लोग किससे गीले होंगे, ऑयल से। किससे गीले होंगे, मट्टी किससे गीली होगी, पानी से। और अपना जो सल्फाइड का ओर है वो किससे गीला होगा, मतलब ऑयल में कौन मिक्स है, सल्फाइड। अब पानी में कौन मिक्स है, अब ये एजिटेटर क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसकी वजह से झाग बनता है। क्या बनता है, ऑयल होता है, ऑयल है ना। जब ऑयल को घुमाएंगे तो क्या बनेगा, झाग बनेगा। झाग मतलब फ्रोथ्स। झाग मतलब क्या बच्चे लोग, वो फ्रोथ कहां पर आएंगे, ऊपर आएंगे। अच्छा फ्रोथ ऊपर आ रहे, फ्रोथ मतलब ऑयल। ऑयल में कौन मिक्स है, सल्फाइड के ओर्स। कौन मिक्स है,
तो फ्रोज के साथ में ऊपर कौन जमा हो जाएंगे? चलो सल्फाइड कोर्स। हम लोग यहाँ पर अलग से एक कंटेनर रखते हैं, जैसे फ्रोज ऊपर आता है उसको यहाँ कलेक्ट करते हैं, फिर रोटेटर रोटेट करेगा, फिर झाग बनेगा ऊपर, फिर उसको क्या कर लेंगे? ऊपर कौन आ रहा है? सिर्फ सल्फाइड की ओर। मट्टी तो पानी में मिक्स है, पानी ऊपर आ रहा, समझे कि नहीं? इस तरीके से मट्टी अलग, सल्फाइड के ओर मतलब आया ना। These are the method जिसके थ्रू आप मट्टी को अपने मेटल के ओर से सेपरेट कर सकते हो। मगर जैसे मैंने बोला ना जिंक सल्फाइड है, मैंने क्या बोला? चलो इस बात को आपको समझना चाहिए कि सर जिंक सल्फाइड में से मट्टी हटी है, आपको जिंक नहीं मिला। आपको जिंक चाहिए ना सिर्फ, उसके साथ में तो सल्फर रिएक्ट किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो जब हम लोग मट्टी सेपरेट कर देते हैं तो हम लोग फिर यूज करते हैं एक मेथड जिसका नाम है लीचिंग। क्या नाम है? चलो लीचिंग मतलब क्या? हम लोग उस मेटल को, ये जो ओर होगा अपने पास, उसके ओर को किसी दूसरे केमिकल के अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे आई नो दैट कि जिंक सल्फर का साथ छोड़ने वाला नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? जिंक सल्फेट को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से। एग्जांपल दे रहा हूं, समझे? क्या करवाते हैं लोग? सल्फर को, जिंक सल्फर को ऑक्सीजन से क्या करवा देते हैं? रिएक्ट करवाते हैं जिंक सल्फेट, वो बनाता है जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब जिंक ने सल्फर का साथ छोड़ दिया, किसके साथ में आ गया? ऑक्सीजन। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ में आता है, हम लोग बोलते हैं बस बेटा अब तेरा काम हो। फिर कार्बन को लेकर, कार्बन ऑक्सीजन को लेकर निकल लेता है, जिंक बेचारा अकेला रहता है। वो मूवी देखे हो सोनू के टीटू की स्वीटी? उसमें यही सीन हुआ। उसको पता रहता है कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है वो बहुत खतरनाक औरत है, तो वो क्या करता है? उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है।